हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर उपस्थित हूँ पावर ग्रिड के इम्पोर्टेंट टॉप एमसीक्यू लेकर आपके लिए। दोस्तों 5 वीडियो अपने ऑलरेडी बना चुके हैं। टॉप एमसीक्यू वीडियो नंबर 6 है, क्लास नंबर 6 है ये अपनी। अगर आप 6 नंबर पर विजिट कर रहे हो तो 5 को ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसे ही 5 वीडियो में एमसीक्यू मैंने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे प्रश्न। 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है पावर ग्रिड का, उसके अंदर प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जो इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पीडीएफ मिल जाइए आपको, सिलेबस पूरा होते ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। 30 जनवरी तक मेरा अनुमान है कि आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। अभी तक आधा सिलेबस हुआ है, आधा नहीं हुआ है। तो पूरी सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब ये पूरा सिलेबस हो जाएगा दोस्तों। बेचिंतित रहिए, बेझिझक रहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों, आपका ये भी सवाल था कि इलेक्ट्रॉनिक्स करवा दिए, तो टॉपिक वाइज क्लासें चल रही है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो सकती, टॉपिक वाइज चलती हैं दोस्तों। हमेशा मेरा यही सिद्धांत रहा है। धीरे धीरे सब टॉपिक को कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और ऐसे ही टॉप एमसीक्यू के जो फ़ायदे हैं वो उठाते रहिए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से आपसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि हम इसी चैनल पर हर प्रकार की न्यूज़ देते हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है किसी भर्ती का, वो कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स इस चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले अपनी 5 क्लासें हैं वो ऑलरेडी हो चुकी थी, और ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊंगा विदाउट आपका सोल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा। बेझिझक रहिए दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा बस आपको। देखो, आप आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, और वीडियो में बने हुए रहिएगा। 20 एमसीक्यू को पढ़ना है आराम से। मैं वादा करता हूँ आपसे, आज आप कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाने वाले हो। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता हूँ दोस्तों। आज भी मेरा अनुमान है कि आप कुछ ना कुछ आज इस वीडियो में ज़रूर सीखने वाले हो। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, पोल शू पोल फेस पर किसकी सहायता से लगाए जाते हैं? तार से, कंपनसेटिंग वाइंडिंग से, अभिशंक के द्वारा, बेबल मेटल। पोल शू, मैं आपको एक जनरेटर बता देता हूँ। ऐसे होता है फील्ड पोल, ठीक है। तो पोल शू, ये इस भाग को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। फील्ड पोल को बाहर निकाल रहा हूँ। देखो, फील्ड पोल की आकृति क्यों होती है ना, तो दरअसल ये यूं लगाए जाते हैं इस पे ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर किसकी सहायता से लगाए जाते हैं? ये होता है पोल फेस। पोल फेस मतलब पोल का जो फेस का तो मुँह होता है, यहाँ का वाला हिस्सा, इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो किसके द्वारा कसे जाते हैं? तार के द्वारा कस दिए जाते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, तार के द्वारा नहीं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का आपको प्रयोग बता दूं मैं। डीसी जनरेटर के अंदर एक ही प्रयोग होता है लगभग, मेरे अंदाजे से। वो होता है कि कम्यूटेशन को सुधारती है दोस्तों। वो भी कौन से जनरेटर के अंदर? बड़े जनरेटरों के अंदर, बड़े डीसी जनरेटरों के अंदर कम्यूटेशन कम करने के लिए, सॉरी, आर्मेचर रिएक्शन है ना, आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए कम करते हैं। और उसके लिए तो वो जो कम्यूटेशन होता है उसके लिए क्या करते हैं फिर दोस्तों? इंटरपोल वगैरह। वो क्वेश्चन आएंगे आगे। अभिशंक शंकरु। देखो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? अभिषेक शंकरु होता है, मतलब काउंटर शंख शंकरु जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। वो काउंटर शंख शंकरु के द्वारा खस दिए जाते हैं पोल फेस पर पोल शू। देखो, पोल शू, इसका इसका उद्देश्य पूछ सकता है अपने के अंदर, एग्जाम के अंदर कार्य पूछ सकता है। तो कार्य क्या बताओगे दोस्तों? फील्ड कॉइल को ये आधार प्रदान करता है, ठीक है। फील्ड कॉइल को, मतलब है कि यहाँ पे अपने कोई फील्ड कॉइल को आधार कैसे प्रदान करता है, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुको दोस्तों, डायग्राम सही नहीं बन रहा है। ये देखो, अपने पास फील्ड बॉल है। अगर यहाँ पे आपने वाइंडिंग की हुई है तो दोस्तों, अगर ये सीधी रहेगी तो ऐसे ऊपर की स्थिति में अगर पोल है तो दोस्तों ये वाइंडिंग है जो बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो इसको आधार प्रदान करने के लिए, मतलब वाइंडिंग बाहर ना निकले, वाइंडिंग बाहर नहीं निकले, इसलिए पोल शू लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कारण सबसे बड़ा माना जाता है, वायु पथ को निम्न प्रतिष्ठम प्रदान करता है। प्रतिष्ठम समझ गए ना? रिएक्टेंस।
रिलेक्टेंस मतलब प्रतिरोध को ये कम करता है वायु पथ में जितना भी एयर गैप को है। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, और लाइक शेयर की संख्या से मोटिवेशन बढ़ता है। आप सभी को मैं कई बार बता देता हूँ। देखो, दिग परिवर्तक एक दिग परिवर्तक में सेगमेंट्स की संख्या निर्भर करती है। दिग परिवर्तक होता क्या है आपको सभी को पता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर पर लगा होता है कम्यूटेटर। इसका ये लगाने का हमारे पास दो उद्देश्य है। दो उद्देश्य होते हैं। एक तो डीसी मोटर के अंदर अलग उद्देश्य माना जाता है, वहीं अपनी बात करें डीसी जनरेटर के लिए बताएं तो अलग माना जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या माना जाता है डीसी जनरेटर के लिए ये दोस्तों आपको सभी को पता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर का क्या रहता है, एसी टू डीसी, और मोटर के अंदर उल्टा आता है, डीसी को एसी में करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको सभी पता है डीसी जनरेटर है, अपने को सप्लाई लेनी है, डीसी मोटर अपने को सप्लाई देनी है, वो अपने को टॉर्क प्रदान करना है, क्या करना है, अपने को लेना है, टॉर्क लेना है, इसीलिए इस सब कुछ उल्टा होता है। सेगमेंट्स की संख्या हमेशा किस बात पर निर्भर करती है, कम्यूटेटर के ऊपर ऐसे खांचे कटे होते हैं जो सेगमेंट होते हैं, वो हमेशा किसकी संख्या पर निर्भर करती है, आर्मेचर कॉइल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और आर्मेचर कॉइल इसका कर देंगे आर्मेचर कॉइल पर दिग परिवर्तक कम्यूटेटर। वहीं मैं बात करूं दोस्तों, और सेगमेंट्स की आकृति हमेशा वी आकार की होती है, लिख लेना कहीं। ये क्या करती है दोस्तों, सेगमेंट्स देखो यूँ आर्मेचर है, ये आर्मेचर कम्यूटेटर है, तो इसके अंदर यूँ क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, जिसके अंदर एक पदार्थ भरा जाता है। दो सेगमेंट, मैं बात करूँ सीधी की, दो सेगमेंट्स की संख्या किस पे, आर्मेचर कॉइल। जितनी कॉइल होगी उतनी सेगमेंट्स की संख्या होगी। अब देखो कॉइल ज़्यादा है तो सेगमेंट की संख्या ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इन सेगमेंट्स को ये सेगमेंट है शॉर्ट हो जाते हैं, तो इससे सुरक्षा करने के लिए, मतलब पृथक करने के लिए एक इसमें पदार्थ भरा जाता है जिसका नाम होता है माइका, अब्रक। ठीक है, अब इससे एग्जामिनर अपने एक स्टेप आगे चला जाता है। एग्जामिनर क्या पूछता है कि सेगमेंट्स व अब्रक में से सबसे अधिक घिसने वाला कौन सा मटेरियल क्या है दोस्तों। तो अपनी सेगमेंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि कठोर क्या होता है दोस्तों, अब्रक होता है जो कठोर होता है, इसीलिए वो क्या होता है, सेगमेंट्स जल्दी घिस जाते हैं अब्रक की अपेक्षा। अब्रक ज़्यादा घिसता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, सेगमेंट्स की सफाई के लिए एक एग्जामिनर वो चला जाता है आगे, उससे आगे चला जाता है। क्या पूछता है, सेगमेंट्स की सफाई के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लेते हैं, तो सीटीसी कर देना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से इन सेगमेंट्सों की सफाई की जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैंने आपको समझाए हैं। सतह उत्तेजित जनरेटर में वोल्टेज का निर्माण होगा। आपको पता है दोस्तों, एक तो जनरेटर डीसी जनरेटर के अंदर एक तो पृथक उत्तेजक होता है, और क्या होता है, एक होता है सतह उत्तेजित जनरेटर। तो सतह उत्तेजित जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज निर्माण होती है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो आवश्यक शर्त मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जब फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व शून्य हो, जब फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक हो, जब आर्मेचरिक गति क्रिटिकल गति से कम हो। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से, किस किस को मालूम है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब ये कहोगे कि दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन ये कि आपका सब कुछ मतलब उल्टा सुल्टा हो गया इसमें। ऑप्शन देखो क्या क्या कह रहा है कि जब फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व शून्य हो। ठीक है, शून्य हो, जब फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व शून्य हो। सॉरी माय डियर, इसके अंदर दरअसल क्या होगा, जो टाइपिंग मास्टर था उसने क्या किया, उपयुक्त सभी ऑप्शन लगाना था, पर गलती के अंदर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। एक सतह उत्तेजित जनरेटर में वोल्टेज निर्माण के लिए निम्न 3 शर्तें रखी जाती है। क्या शर्तें रखी जाती है, क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों, कम होना चाहिए इसके अंदर क्रांतिक प्रतिरोध। ठीक है, ये होगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अपशिष्ट, एक सतह उत्तेजित जनरेटर के अंदर अपशिष्ट चुंबकत्व होना बहुत जरूरी है। आपको यूँ देखा होगा ग्राफ इसका,
यहाँ से ऐसे चलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज आती है वो हमेशा अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आती है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। क्योंकि एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है जो वोल्टेज का निर्माण करता है, उसके लिए अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्माण बहुत जरूरी है दोस्तों। अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होने के 3-4 कारण हम अपने मान सकते हैं, जैसे कि मैग्नेट में थे, ठीक है। मैग्नेट को गर्म करते हैं, मैग्नेट को चोट मारते हैं, मैग्नेट को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसमें मैग्नेट गुण खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण होते हैं दोस्तों। इसको अवशिष्ट चुंबकत्व को फिर पुनः कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि सेल्फ एक्साइट करना है तो अपने तो जनरेटर, तो सेल्फ एक्साइट करने के लिए एक विधि नाम आती है फ्लैशिंग विधि का उपयोग किया जाता है जब अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है, ठीक है। फ्लैशिंग विधि का उपयोग कर देंगे। देखो कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में नो लोड वोल्टेज 220 है, शॉर्ट सर्किट धारा 1 है, तो क्रांतिक प्रतिरोध ज्ञात करें। क्रांतिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला बनाते हैं, आर क्रिटिकल बराबर जो नो लोड की वोल्टेज होती है और शॉर्ट सर्किट की धारा का अनुपात क्या हो जाता है, क्या कहलाता है, आर क्रिटिकल। तो 220 वोल्ट अपने को दे रखा है दोस्तों, धारा 10 एम्पियर दे रखी है, 22 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी के बिना भार के मतलब नो लोड के किसी डीसी जनरेटर में प्रेरित वोल्टेज अवशिष्ट चुंबकत्व की वोल्टेज के क्या होती है, 2 गुनी होती है, बराबर होती है, या 4 गुनी होती है, या आधी होती है। अवशिष्ट चुंबकत्व तो सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आए नो लोड की स्थिति में कोई डीसी जनरेटर में किसी डीसी यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है दोस्तों। डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर प्रेरित वोल्टेज अवशिष्ट चुंबकत्व की वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है, प्रेरित वोल्टेज के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर कर देंगे अपने। सीरीज जनरेटर की मैं बात करूं तो जो आर्मेचर कॉइल होती है जो फील्ड कॉइल होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, ठीक है। और फील्ड कॉइल का कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटे तार की होती है, और मोटे तार होंगे दोस्तों टर्न ज़्यादा होंगे या कम होंगे, दोस्तों, तो टर्न कम होंगे। मोटे तार कम टर्न की फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है, और इसके लिए जो धारा का मान होता है आई आर्मेचर धारा का मान ISC और IL, लोड धारा, आर्मेचर धारा और सीरीज धारा का मान हमेशा बराबर होता है। वहीं सीरीज जनरेटर के लिए एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज निकालने के लिए, V बराबर E माइनस आर ए माइनस आर ISC और RSC, ठीक है। और E यहाँ पे निकालते हैं जो प्रेरित वोल्टेज होती है, तो इधर लाएंगे तो सब चीज़ें बदल जाएंगे, प्लस प्लस के हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आज का सबसे अधिक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं, अब ट्रेंडिंग में चल रहा है ये भी। कह रहे हैं कि कम्युनिटी, इसको अगर नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लें। कम्युनिटी ओवर कंपाउंड जनरेटर में पूर्ण भार पर वोल्टेज होगा नो लोड वोल्टेज से अधिक, टर्मिनल वोल्टेज से अधिक, वोल्टेज रेगुलेशन के बराबर, यांत्रिक हानियों के बराबर। कम्युनिटी कंपाउंड 3 प्रकार के आपको पता है कि ये होते हैं, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, ठीक है। ये अपने को ओवर कंपाउंड के अंदर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, जनरेटर में पूर्ण भार वोल्टेज होती है जो फुल लोड वोल्टेज होती है, ऐसे इसको छोटा लिख लेते हैं, वी को VFL मतलब फुल लोड वोल्टेज ओवर कंपाउंड के अंदर पूर्ण भार पर क्या होती है, नो लोड वोल्टेज से अधिक होती है या कम होती है। तो हमेशा याद रखना ना, नो लोड वोल्टेज से अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। नो लोड वोल्टेज से अधिक होती है मतलब ए नंबर ऑप्शन इसकी तरफ जाएंगे। वहीं अपने को पूछे इसका दोस्तों, क्या पूछे अपने को, वोल्टेज रेगुलेशन पूछे किसका, ओवर कंपाउंड का वोल्टेज रेगुलेशन पूछे अपने को, तो ऋणात्मक की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। और वहीं अपने को पूछे लेवल कंपाउंड के अंदर, लेवल कंपाउंड के अंदर, और यू अंडर कंपाउंड के अंदर, तो इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, ठीक है। इसके अंदर ये कंडीशन लागू होती है, नो लोड वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है अपेक्षा फुल लोड की। इसके अंदर अपने के लिए बात करें तो क्या होता है, नो लोड की वोल्टेज बराबर होती है फुल लोड, क्योंकि लेवल कंपाउंड का वोल्टेज रेगुलेशन 0 है और नो लोड फुल लोड, इसीलिए दोनों बराबर होंगे। आई होप अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया होगा। नहीं क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करिए, पीछे करिए और उसको दोबारा देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक लाइन थ्योरी की होती है ना, वो भी अपने के लिए क्वेश्चन बन सकती है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम में होता है, थ्योरी ऐसी ही है दोस्तों, कहीं से भी एक भी लाइन होगी ना अपने को छोड़नी नहीं है,
कहीं कि कौन सी भी लाइन से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो एक बार जिस टॉपिक पे आपका जो सवाल नहीं होता है, मेरी आपसे ये राय है कि जो सवाल आपका सही नहीं होता है उसको एक बार उस टॉपिक को, जैसे आर्मेचर रिएक्शन का है, अब मान लो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा किसी कारणवश, ठीक है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, उस आर्मेचर रिएक्शन को दोबारा पढ़ोगे, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा रिवीजन करोगे, इसके अंदर मेरी गलती कहाँ है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, तभी एग्जाम के अंदर आपको सफलता मिल जाती है। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मेचर में जो आर्मेचर फ्लक्स द्वारा जो मुख्य फ्लक्स का विरोध किया जाता है उसे आर्मेचर फ्लक्स कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, विचुम्बकन प्रवाह, एक तो विचुम्बकन आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा होता है विकृति विकृति का अन्य नाम है विरूपण और प्रतिचुम्बकन, ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। तो आपको अगर ऐसे याद होगा कि विचुम्बकन एक होता है और ये तीनों एक ही होते हैं, इनका नाम एक ही होता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आर्मेचर रिएक्शन हमेशा निम्न लोड या निम्न भार पर अपने कह सकते हैं कि कम लोड पर देखने को मिलता है। विचुम्बकन की मैं बात करूं, अगर विचुम्बकन की बात करूं मैं, तो ये अधिक भार पर, ये कम भार पर होगा। दूसरा है, आपको पता है क्लियरली है कि अधिक भार पर अपने को देखने को मिलेगा। निवारण के लिए इसमें अपने को क्या करते हैं, निवारण के लिए बड़े, अभी बता के आया हूँ कि एक तो बड़े जनरेटर के अंदर पूछा जा सकता है, दूसरा छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे जनरेटर के अंदर पीछे बता के आया हूँ कि कंपलसरी, बड़े जनरेटर के अंदर कंपलसरी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, वहीं बड़े जनरेटर के अंदर जो एम्पीयर टर्न है, फील्ड वाइंडिंग है, वो बढ़ा देते हैं। इसके निवारण के लिए फिर क्या क्या करेंगे, विरूपण, प्रतिचुम्बकन और विकृति के लिए निवारण के लिए अपने इसकी की ब्रशों की स्थिति को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि कम्यूटेशन खालिस्तान के कारण होता है वोल्टेज प्रवाह। कम्यूटेशन होता क्या है दोस्तों, सीधी सीधी सिंपल भाषा में, जिसको समझ नहीं आ रहा मैं बता दो। कम्यूटेशन एक जनरेटर डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। तो ब्रश क्या होता है, उन कम्यूटेटर और ब्रशों के बीच में हमेशा जो स्पार्किंग होती है, कम्यूटेटर यहाँ पे जो स्पार्किंग होती है उसको कम्यूटेशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो वो किसके कारण होती है, वो हमेशा याद रख लेना, धारा में जब प्रवाह होता है, ठीक है, धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, तब क्या होता है, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी मैं दो चार आपको लाइनें बतवाना चाहता हूँ कि इसको फिर निवारण के लिए अपने क्या करते हैं, कंपटीशन कम करने के लिए उच्च प्रतिरोधी तार का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे कि रेजिस्टेंस उच्च हो जाएगा और धारा निम्न हो जाएगी और धारा में परिवर्तन भी कम होने लग जाएगा, ताकि स्पार्किंग कम हो जाएगी, ठीक है। उच्च प्रतिरोधी ब्रश ही प्रयोग कर लें, तार की बजाय उच्च प्रतिरोधी ब्रश प्रयोग कर लें, या अपने उपयोग करते हैं इंटरपोल का एक बार चैप्टर ध्यान से पढ़ लेना, इसका एक बहुत सारी लंबी क्लास बनती है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इंटरपोल किसके होते हैं, मोटे तार कम टर्न के संयोजन इसके पूछे जाते हैं, क्या होता कहाँ होते हैं दोस्तों, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इंटरपोल लगाए जाते हैं, ठीक है। और उच्च प्रतिरोधी जो तार होता है उसका फिर संयोजन कहाँ करते हैं, उच्च प्रतिरोधी जो तार लगाएंगे इंटरपोल जो कम्यूटेशन को सुधारता है, उसका जो कॉइल के सेगमेंट होते हैं ना, कॉइल के सेगमेंट के बीच में संयोजन इसका किया जाता है, कॉइल व सेगमेंट के बीच इनका संयोजन किया जाता है। उच्च प्रतिरोधी तार, इंटरपोल, मोटे तार, कम टर्न, अभी मैं आपको बता के आया हूँ। ऑप्शन नंबर सी कर देंगे 8वें का, भरपाई कुंडलन का संयोजन किया जाता है। अब आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं पता हुआ ना, भरपाई कुंडलन होती कौन सी है, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाओगे। कैसे, क्योंकि आपको इसका और भी नाम याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को इसको हल कर पाओगे। चलो मैं बताता हूँ, इसका नाम होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का अन्य नाम होता है भरपाई कुंडलन या भरपाई वाइंडिंग। यो क्या करता है, भरपाई करता है कंपनसेटिंग। अब देखो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, आपको सभी पता है। भरपाई कुंडलन का क्वेश्चन और आए तो आप क्या किसकी तरफ जाओगे दोस्तों, और ऑप्शन आए तो और क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों ये इंटरपोल के समान ही होती है, मोटे तार कम टर्न और बड़ी मशीनों में भी मैं बरका गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग विचुम्बकन प्रभाव को कम करती है। और टर्मिनल इसके पूछे दोस्तों C1 और C2 से दर्शाते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रभावी कुंडलन को। एक बार मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूँ
कि टर्मिनल की पहचान कैसे की जाती है, अगर एग्जाम के अंदर पूछे तो ये दोस्तों आर्मेचर के होते हैं। A1 A2 आपको याद है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, थोड़ा मोटा मोटा रिवीजन हो जाता है। B1 B2 इंटरपोल के होते हैं। C1 C2 अभी देख के आएंगे किसके कंपनसेटिंग वाइंडिंग के। D1 D2 सीरीज कुंडलन के E1 E2 मतलब शंट कुंडलन के F1 F2 होते हैं दोस्तों, किसके पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है ना, उसमें जो वाइंडिंग होती है उसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर में प्रतिशत की मात्रा के आधार पर पूर्ण भार पर दूसरे स्थान पर आने वाली हानि कौन सी है। डीसी जनरेटर के अंदर कई प्रकार की हानियां होती है दोस्तों, जैसे ऑप्शन के अंदर दे रखा है आर्मेचर फील्ड हानि। दूसरा होता है, क्या होता है दूसरी हानि, शंट फील्ड तांबर हानि। और फोकाल्ट करंट जिसको बोलते हैं, एडी करंट। आपको नई नाम याद है तो एडी करंट का दूसरा नाम फोकाल्ट करंट होता है। भंवर धारा हानि जिसको बोलते हैं उसको भी फोकाल्ट करंट बोला जाता है। और हिस्टेरेसिस हानि भी होती है एक डीसी जनरेटर के अंदर। तो ये पूछ रहा है कि नंबर 2 पे प्रतिशत की मात्रा पे, आपको पता है, अगर आपको ये पता होगा कि नंबर 1 पे सबसे अधिक होने वाली हानि कौन सी है एक डीसी जनरेटर के अंदर। अब ये ऐसे अपने को क्लियरली नहीं बता रहा है कि डीसी जनरेटर सीरीज है, श्रेणी है, कंपाउंड है या कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंशियल है, ये नहीं बता रहा है। तो किसकी तरफ जाएंगे अपने, आर्मेचर कॉपर लॉस। ए से माना जाता है कि प्रतिशत के आधार पर पूर्ण भार पर नंबर फर्स्ट पे जो आने वाली हानि है दोस्तों वो है कौन सी, आर्मेचर कॉपर लॉस। 35% इसकी मात्रा हम मान सकते हैं, 35% ये आर्मेचर कॉपर लॉस होता है सबसे नंबर फर्स्ट पे पूर्ण लोड का। नंबर 2 पे आने वाली है ताम्र शंट फील्ड ताम्र हानि नंबर 2 पे दूसरे स्थान पर सबसे अधिक जो होने वाली हानि है लॉस, वो शंट फील्ड ताम्र हानि। बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। अब पूछा जाता है कि आर्मेचर कॉपर लॉस होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। तो लैप इसके अंदर आपको पता है कि आर्मेचर कॉपर लॉस व वेव, ठीक है। आर्मेचर के अंदर 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब धारा देते हैं तो वो क्या होती है I²RT। तो इस कारण वो क्या होती है, जब धारा देते हैं तो वो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण ही क्या होती है, वाइंडिंग गर्म होती है, इसके कारण आर्मेचर में कॉपर लॉस होता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अभी मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको आर्मेचर कॉपर लॉस ज्ञात करना हो तो किसकी तरफ जाएंगे, PA बराबर IA आर्मेचर लॉस। और ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। आर्मेचर कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए आर्मेचर की धारा का वर्ग कर देंगे और आर्मेचर के प्रतिरोध का उस आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। आई बहुत समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक डीसी जनरेटर के अंदर घूर्णन हानि आर्मेचर गति के होती है। डीसी जनरेटर के अंदर जो घूर्णन हानि होती है दोस्तों, अब आपको बता दूं मैं, घूर्णन हानि 2 प्रकार की होती है, एक तो वायु हानि, एक घर्षण हानि, फ्रिक्शन लॉस एंड एयर लॉस। घूर्णन हानि टाइप ऑफ 2 लिख देता हूँ, एक तो घर्षण हानि, एक होती है वायु हानि, एयर गैप। जो एयर गैप के कारण होती है ना, वो उसको बोलते हैं एयर गैप हानि। और घर्षण हानि वृक्षों में जब घर्षण होता है ना तब। तो इसका आंसर कर देंगे वर्ग के समानुपाती होती है वो, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कुछ ना कुछ अभी तक तो आपने कुछ नया सीख लिया होगा, नहीं सीखा तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। यदि एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी पर लोड करंट ज्ञात कीजिए जब उसमें स्थिर हानि 100 व आर्मेचर का प्रतिरोध 50 ओम। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि ये जो क्वेश्चन है वो बिना फॉर्मूले के हल नहीं हो सकता। जब आपको फॉर्मूला याद है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकोगे दोस्तों। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या होता है, अपने को क्या ज्ञात करना है, IL लोड धारा ज्ञात करनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी दक्षता पर। ज़्यादा घबराने की लोड नहीं है, फॉर्मूला याद रख लो बस, सीधा सा सिंपल है।
अनरूड के अंदर स्थिर हानि, अनरूड के अंदर स्थिर हानि। अब स्थिर हानि को वो मान नहीं भी दे सकता है। आप कर लेना, मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, कहाँ से नहीं उठ सकता है। हानियों में से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप समझ गए होंगे, इतनी तो आप इंटेलिजेंट हो ही। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन मतलब देखो, आर्मेचर रिएक्शन तो क्या कर देते हैं, अपने को हानि दे रखी है, हानि अपने 100 दे रखी है, आर्मेचर रिएक्शन नहीं प्रतिरोध, तो इसका दोनों का अनरूड है। अब देखो ऐसी कैलकुलेशन आपको पता, जिसने आईटीआई की हुई है उसकी थोड़ी मैथ तो थोड़ी वीक ही होती है, ठीक है। देखो इसका अब कैलकुलेशन करेंगे अपने, तो क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की स्क्वायर और 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 होती है और 10 की स्क्वायर 100 होती है वर्ग। अब देखो इससे स्क्वायर से ये 2 की स्क्वायर है, इससे ये अंडररूट हट गया, इससे भी ये अंडररूट हट गया। तो अपने पास फाइनली अपने पास जो क्या इक्वेशन क्या आई, 5/10 आई। 5 दूनी 10 होता है। 2 एम्पियर की करंट, लोड करंट प्रवाहित तो होगी जब उसमें 100% जो 100 है हानि हो रही हो, आर्मेचर प्रतिरोध का 50 ओम हो, एक डीसी जनरेटर के अंदर मैक्सिमम दक्षता हो, तब एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आप कंडीशन मेरे को बता दोगे, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओगे तो बता दोगे मेरे दोस्त। जिसको भी याद है जल्दी से कमेंट करते हैं, जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसको पिन कर दूंगा। जैसे मैं आपकी देखना चाहता हूँ कि तैयारी कितनी है दोस्तों। क्या पूछ रहा हूँ मैं कि एक डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कब मैक्सिमम होती है। चलो हिंदी में बता देता हूँ कि एक डीसी जनरेटर के अंदर अधिकतम दक्षता कब होती है, किस बात पर निर्भर करती है, ठीक है। ये कमेंट आप करोगे जरूर, जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं पिन कर दूंगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी है वो कितनी है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्न में से किस जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको पता है कि ये जनरेटर आपने कभी पढ़े हैं क्या, एम्प्लीडाइन जनरेटर, रोजिनबर्ग जनरेटर। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजिनबर्ग जो जनरेटर होता है उसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये टाइप्स ऑफ किसके हैं, ये क्रॉस फील्ड डीसी मशीन के प्रकार होते हैं दोस्तों। क्रॉस फील्ड डीसी मशीन के प्रकार होते हैं जिसके अंदर एम्प्लीडाइन और रोजिन जनरेटर, एक और होता है अभी मेरे को नाम याद आ रहा, ठीक है, रोजिनबर्ग जनरेटर होता है। इसके अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग अपने नहीं करते हैं। ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। रोजिनबर्ग डीसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देना दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं, वो तो उसके अंदर आ गया ना, बैटरियों के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला जनरेटर रोजिन जनरेटर कहलाता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं अपने, यूज कई बार पूछ लेता है। तो ट्रेन लाइट के अंदर, जो ट्रेनें चलती है उतनी भी उसके अंदर लाइट के अंदर, और स्थिर करंट जब अपने को लेनी हो तब इसी जनरेटर का उपयोग अपने करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, आई होप आज आपने कुछ नया सीख लिया होगा, क्योंकि 28 मिनट की वीडियो में नया नहीं सीखोगे तो क्या आगे तो वीडियो बहुत लंबी जल्दी चलने वाली है। एक डीसी जनरेटर में समांतर कुंडलन में प्रतिरोध का मान होता है। अब अपने को नहीं पता, अपने को नहीं बताया जाता है, कोई भी बैच अपने लेते हैं थ्योरी का किसी सर से, तो अपने क्या करते हैं, अपने को सीधा सीधा बताया जाता है कि समांतर कुंडलन क्या होती है और ये किस लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। समांतर कुंडलन क्या होती है, लैप वाइंडिंग जिसको बोला जाता है, लैप वाइंडिंग होती है समांतर कुंडलन। अब इसका उपयोग अपने को पता है, एक ट्रिक आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन की कर लोगे दोस्तों, ठीक है। ये किस लिए उपयोग की जाती है, अधिक धारा और दूसरा आता है धारा अधिक होती है तो कम वोल्टेज, अधिक धारा कम वोल्टेज, जैसे कि मैंने बताया था सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। कम वोल्टेज और अधिक धारा, धारा क्या है, अधिक है लैप वाइंडिंग के लिए। अब आपको एक इक्वेशन याद होगी, क्या याद है दोस्तों, क्या दोस्त याद है, देखो ये रही कि जब धारा का मान उच्च होगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होना है।
ये संभाविक गुण है, ओम ने ये कहा था। देखो, जब धारा का मान निम्न होगा तब रेजिस्टेंस का मान उच्च होगा। तो इससे आप इक्वेशन से एक क्या निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का हल कि समांतर वाइंडिंग में धारा का मान उच्च होता है, इसीलिए प्रतिरोध का मान कम होता है। आगे समझ में? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 एक जनरेटर में प्रचालन की स्थिति में है, प्रचालन मतलब रनिंग कंडीशन के अंदर है, लेकिन यह ईएमएफ पैदा नहीं करता है, निम्न में से एक कारण है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि इसका क्या कारण है, इसका निवारण क्या है। कारण पूछ सकता है, निवारण भी पूछ सकता है दोस्तों। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 कि ब्रशों का एमएनए पर ना होना, तो बेयरिंग खराब होना, ब्रशों का ढीला संयोजन, उपयुक्त सभी। तो आप सब किस ऑप्शन की तरफ जाओगे? 98% मैं आपको बता देता हूँ लोग किस तरफ जाएंगे, जिसको नहीं मालूम होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन की तरफ जाओगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही हिंट एग्जाम के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, अपने को कंफ्यूज करने के लिए देखने को मिलते हैं। ठीक आंकड़ा हो ना, तभी आप क्वेश्चन को हल करना, क्योंकि आपको टिक करना क्वेश्चन को पावर ग्रिड एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है। 120 एमसीक्यू टेक्निकल सब पार्ट के आएंगे, उसमें एमसीक्यू में आपको 110 के अंदर 110 आपको प्लस होने चाहिए, टेक्निकल पार्ट के 110 प्लस होने चाहिए आपके। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए ब्रशों पर एमएनए का नहीं होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि ब्रश जब एमएनए, आपको पता है एमएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष, चुंबकीय उदासीन अक्ष। एक होता है जीएनए, एक होता है एमएनए। ठीक है, आपको मैं जो पीछे उसकी जो क्लास हुई थी किसकी, मैग्नेट की, उसके अंदर समझा के आया था। क्या होता है यहाँ पे एक लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं को लंबवत काटने वाले 90 डिग्री एंगल पर, उसको क्या बोलते हैं? एमएनए बोलते हैं। इसकी स्थिति में ब्रशों को एमएनए पर वस्तुओं को लगाया जाता है। ठीक है, जब ब्रश क्या होता है एमएनए पर नहीं होते हैं, तब क्या होता है? प्रचालन की स्थिति में जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है, ईएमएफ पैदा नहीं करता है दोस्तों। इसके दो और कारण मेरे को अभी याद आ रहे हैं। क्या होता है कि जब लोड अधिक हो जाए तब भी ईएमएफ पैदा नहीं करेगा, दूसरा नंबर कारण ये है। और जब क्या हो अपने पास कि जब घूर्णन गति जो रोटेटिंग स्पीड है वो कम हो जाए तभी ईएमएफ पैदा नहीं होता है। ठीक है, और जो बेरिंग होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, क्या क्या होता है कि डीसी जनरेटर अधिक अपने को गर्म होने लग जाता है, डीसी जनरेटर गर्म हो जाता है बेरिंग के कारण। तो बेरिंग को बदल देना चाहिए टाइम टाइम से, इसकी जो ग्रीस है वो अपने को करती रहनी चाहिए। ब्रशों का ढीला संयोजन से क्या होता है, ब्रश जब ढीले होते हैं तब क्या होता है? स्पार्किंग होती है, तो ब्रशों को ढीला भी नहीं रखना चाहिए। फाइनली अपनी जो वीडियो है 32 मिनट की बन चुकी है अपनी। चलते हैं जल्दी, फटाफट इसका आंसर कर देते हैं। अब 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं वैसे तो, पर एक समय की तरफ भी देखा जाता है, थोड़ा सा समय का अभाव मेरे तरफ ये रहता है। स्वीनबर्ग परीक्षण के दौरान लोहे हानि को खालिस्तान माना जाता है, तो स्थिर माना जाता है, कॉन्स्टेंट लोहे हानि स्वीनबर्ग परीक्षण के दौरान। मध्य ध्रुव का कार्य क्या है? मध्य ध्रुव इंटरपोल की बात कर रहा है। इंटरपोल की बहुत सारी बातें मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। इंटरपोल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि जो कम्यूटेशन है उसको सुधारने के लिए, प्रतिघाती वोल्टेज को उम्मीद करना, आर्मेचर रिएक्शन के दूर प्रभाव करना, पार चुंबकन प्रभाव करना, कम्यूटेटर पर चिंगारी उत्पन्न घटाना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, सभी की सभी ऑप्शन लिख लेना। कम्यूटेटर जहाँ पे अपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे ये 3 लाइनें भी अनग्लेड कर लेना कि ये इस उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। निम्न में से किसी डीसी सप्लाई विपरीत बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है? डीसी सप्लाई डीसी श्रेणी जनरेटर होता है, उसका उपयोग बूस्टर के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इसको हमेशा क्या किया जाता है? देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक डीसी मशीन में मुख्य फ्लक्स अभिवाह वितरित का आकार है। फ्लक्स अभिवाह मतलब फ्लक्स होता है। डीसी मशीन में मुख्य मेन फील्ड फ्लक्स का वितरित किस प्रकार होता है? कोणीय समलंबाकार सैंडल आकार। लिख लेना कहीं अंदर कॉपी में जहाँ भी नोट्स बनाए अंदर लिख लेना कि इसका आकार जो हमेशा वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमेशा समलंबाकार होता है। ऑप्शन नंबर 19 का बी ऑप्शन नंबर राइट कर देंगे। देखो अभी मैं आपको बता के आया कि एक दिष्ट जनरेटर के अंदर क्रम विन्यायक का काम होता है। जहाँ तक ये वीडियो देख ली है उसने एक जरूर एक चीज़ जरूर सीखी है। उसने क्या सीखी है कि दोस्तों क्रम विन्यायक क्या होता है? क्रम विन्यायक का अन्य नाम होता है कम्यूटेटर। एग्जामिनर एग्जाम ऐसे ही लेता है, मैं यहाँ पे कम्यूटेटर नहीं देगा,
क्योंकि एग्जामिनर को सब पता है कि कम्यूटेटर है, वो सब विद्यार्थियों को मालूम है कि कम्यूटेटर क्या होता है, क्या उद्देश्य है, वो बदल बदल के अपने को देगा। देखो इसका कम्यूटेटर वैसे अपने को इंग्लिश में ऑप्शन देगा तो समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कम्यूटेटर का क्या कार्य अभी बता क्या है, डीसी जनरेटर के अंदर होता है, डीसी मोटर के अंदर अलग होता है। धारा को एकत्रित करना ब्रशों का कार्य होता है, चिंगारी को ठीक है, चिंगारी को कम करना ब्रशों का, और धारा को एकत्रित कौन करता है, आप बताओगे। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाता नहीं है, एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा डीसी जनरेटर के अंदर। डीसी मोटर आए तो एसी डीसी टू एसी करेगा, डीसी टू लिख देता हूँ यहाँ पे, डीसी टू एसी करेगा जनरेटर का। आज का अंतिम क्वेश्चन था, और ये था आपका जो क्या है क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का जो चैप्टर रहा था होगा। 6 नंबर वीडियो ये थी। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपने कुछ आज नया सीखा होगा, और ऐसे ही आपको नया सिखाते रहेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। 10 से 12 क्वेश्चन वीडियो लगभग बनने वाली है, लगातार बने हुए रहिएगा इस चैनल पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया सीख कर जरूर ही जाते हो, मेरे को पूरा 100% श्योर है। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। पर्सन इनसे रिलेटेड भी आप कुछ पर्सन पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी थोड़ी सी सही तरह, जैसे आपको इंटरपोल के बारे में नहीं मालूम है तो इंटरपोल के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक शेयर को कमेंट्स की संख्या को देखकर हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ता रहता है। फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।